और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 80। ये नंबर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों का है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर से मोदी सरकार के लिए यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने पर जोर दे रही है। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया भी यहां बीजेपी को झटका देने की कोशिश में जुटा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अब तक कायम है, लेकिन ये गठजोड़ चुनाव तक टिकेगा या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि सीट बंटवारे पर रार का आलम यह है कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा से फिलहाल खुद को दूर कर लिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपी में विपक्षी गठबंधन की बीजेपी की राह आसान हो रही है? स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कंकणबन्धनात् ओम जदावदनान्ताक्षायण साथियों, आज संबल में हम जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत क्षण है। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? देखा ना? धूमधाम से हुआ, देखा ना? आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, उनको अंदर नहीं आने दिया। का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहां के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। आना जाना बहुत हो गया। अच्छा, इसलिए अब जब हमेशा वैचारिक टकराठी होती है तो क्यों ना अपने विचार के आधार पर खुद पार्टी लॉन्च करके आगे बढ़ा जाए। यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। बीजेपी का जोर उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने पर है। कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा के अमेठी पड़ाव से 2024 की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहती है। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ की आस है, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की उलझन से निराश है। तो बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर अकेले चुनाव लड़ने का संकल्प दोहराया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इन 4 तस्वीरों में 2024 की सरकार की गारंटी है? इस सवाल के जवाब का पूरा अंकगणित आपको समझाएंगे। अभी आप उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों का वो अंकगणित देखिए जो 2024 की सरकार की पक्की गारंटी है। यह अंकगणित है 80, जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या है। देश के सबसे बड़े सूबे की लोकसभा सीटों का सबसे नया समीकरण आपको दिखाएं, उससे पहले आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। आज संबल में हम जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत क्षण है। अभी पिछले महीने ही 22 जनवरी को
देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। संभल में कल्की धाम के सूत्रधार आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन प्रधानमंत्री को कल्की धाम के शिलान्यास का न्योता देने के बाद वो कांग्रेस से निलंबित हो चुके हैं। जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्की आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। कल्की धाम के विधिवत शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा जिसे ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है। ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने इस पवित्र यज्ञ में मुझे माध्यम बनाया है, इस शिलान्यास का अवसर दिया है। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। विकास और विरासत के जरिए बीजेपी 2024 में सत्ता की हैट्रिक बनाने की जुगत में है। खुद मोदी 22 जनवरी के बाद हर भाषण में इसका हवाला देते हैं। इसी कालखंड में हमने विश्वनाथ धाम के वैभव को काशी की धरती पर देखा है, निखरता हुआ देखा है। इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हमने देखी है। विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। जाहिर है राम मंदिर बीजेपी के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 22 जनवरी को अयोध्या में राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी की मिसाल देकर बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करने में जुटे हैं। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? देखा ना? धूमधाम से हुआ, देखा ना? उसमें आपने किसी दलित को देखा? आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, उनको अंदर नहीं आने दिया। उनका चेहरा देखा आपने? किसी वहां पर किसान का चेहरा देखा? मजदूर का देखा? पिछले वर्ग के आपने लोग देखे वहां पे? नहीं। राहुल गांधी ने यह बात अमेठी में कही, जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नया पड़ाव है। अमेठी में कैसे कांग्रेस के राहुल गांधी बनाम बीजेपी की स्मृति ईरानी की 2024 की पहली टक्कर शुरू हुई, उसकी तस्वीर आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी आपको यूपी की उन सीटों का अंकगणित दिखाते हैं जहां 2019 में बीजेपी हार गई थी। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना वो 16 सीटें हैं जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को एनडीए में शामिल कर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी और खासकर जाटों के असर वाली सीटों का अंक गणित दुरुस्त करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले बुलंदशहर और अब संभल दौरा भी बीजेपी के मिशन पश्चिमी यूपी का ही हिस्सा है। क्योंकि
क्योंकि 2019 में बीजेपी जाटलैंड की 14 में से 7 सीटें हार गई थी, जिनमें संभल सीट भी शामिल है। पिछली बार एसपी और बीएसपी में गठबंधन था। ऐसे में एसपी उम्मीदवार शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को करीब 1,75,000 वोट से हरा दिया था। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सतपाल सिंह सैनी समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क को 5100 वोट से हराने में कामयाब रहे थे। 2014 के चुनाव में संभल सीट से बीएसपी उम्मीदवार अकीलुर रहमान खान को करीब 2,53,000 और कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम को 16,000 वोट मिले थे। ऐसे में 2024 में बीएसपी के अलग चुनाव लड़ने से एक बार फिर संभल में कमल खिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी का कल्की धाम शिलान्यास में शामिल होना भी बीजेपी की इसी उम्मीद का हिस्सा है। यूपी का संभल जिला मुरादाबाद मंडल में पड़ता है। इस मंडल में लोकसभा की 6 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन सभी 6 सीटों पर हार गई थी। तब समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था। उस चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने 3-3 सीटें जीत ली थी। लेकिन इस बार बीजेपी सिर्फ मुरादाबाद मंडल ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के लिए बीजेपी पूरा जोर भी लगा रही है। यही वजह है कि संभल में धर्म का झंडा बुलंद करने के बाद नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में विकसित भारत की गाड़ी को आगे बढ़ाया। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में प्रधानमंत्री ने 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत की। मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है। बीते 7 वर्षों में यूपी में क्राइम कम तो हुआ, बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्भयं जगत सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पंच च। बीजेपी धर्म और विकास की जुगलबंदी को 2024 जीतने की गारंटी बनाने में जुटी है, तो कांग्रेस भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए न्याय के हक की गारंटी देने का वादा कर बीजेपी के विरोध में माहौल बना रही है। राहुल की न्याय यात्रा जिस वक्त अमेठी में पहुंची तो इसे संयोग कहिए या प्रयोग, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपने संसदीय इलाके में मौजूद है। अमेठी आया हूं, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। अमेठी का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहाँ के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे उनका गुस्सा आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में प्रवेश कर चुकी है। इससे पहले राहुल गांधी के अमेठी पहुंचते ही बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, तो दोनों तरफ से जबरदस्त नारेबाजी हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अमेठी में बड़ा झटका लगा, जब परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया। इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, ये अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी इस बार फिर से अमेठी में चुनाव लड़ने जा रही हैं, ये लगभग तय हो चुका है। स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर भी बना लिया है। इसी 22 फरवरी को उनका गृह प्रवेश होने वाला है, जिसमें शामिल होने के लिए स्मृति अमेठी के एक-एक नागरिक को न्योता भी भेज रही हैं।
जबकि राहुल गांधी इस बार के लोकसभा चुनाव में अमेठी से लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर कांग्रेस क्या कह रही है, आप खुद सुनिए। अमेठी में कौन लड़ेगा वो तो सीईसी तय करेगी, पर ये वैचारिक यात्रा है और एक तौर से कहा जा सकता है कि राहुल जी यहाँ 3 बार सांसद भी रहे हैं, 4 बार लड़े हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, ये उनका कर्म भूमि है, उनके पिताजी भी यहीं से लड़े थे अमेठी से। तो हमारे कांग्रेस के इतिहास के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोट से ज्यादा के अंतर से हरा दिया था। पिछली बार कांग्रेस यूपी की 80 में से इकलौती सीट रायबरेली ही जीत पाई थी, लेकिन इस बार यहां से सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की चर्चा है। मैंने बोला कि 400 पार वो बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन इस बार वो पार्लियामेंट से बाहर बोल के बोला मैं। लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि जिस विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम पर कांग्रेस ने 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया, उसमें शामिल राजनीतिक दल ही एक एक कर उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया को सबसे पहले आरएलडी ने झटका दिया और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच ऐसा फंसा है कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा से किनारा कर लिया है। अमेठी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव को भी शामिल होना था, लेकिन उन्होंने राहुल की यात्रा में शामिल होने की खुली शर्त रख दी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल होगी। समाजवादी पार्टी ने यूपी में कांग्रेस को 17 सीटें दी है। अखिलेश यादव ने इन सीटों की सूची भी मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दी है, जबकि कांग्रेस 20 से 22 सीट मांग रही है। इन सीटों में मुरादाबाद मंडल की 2 सीटें भी शामिल हैं। कांग्रेस मुरादाबाद की सीट भी चाहती है, जहां 2019 में समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में वो किसी सूरत में यह सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। अब जरा मुरादाबाद सीट पर पिछली बार के वोट का अंकगणित भी देखिए। यहाँ समाजवादी पार्टी को 51% वोट मिले थे, तो बीजेपी को 43% और कांग्रेस को सिर्फ 5%। सबसे ज्यादा तो ये सिद्ध करता है कि अखिलेश जी की गठबंधन में सीट शेयरिंग में ना सिर्फ आस्था है, पर बड़ी ईमानदारी से वो ये बात कर रहे हैं। और बिल्कुल उनका कहना ठीक है, हम लोग सीट शेयरिंग पे बात कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी ने 11 नए लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पहली सूची के 16 उम्मीदवारों को मिलाकर पार्टी अब तक 27 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। उम्मीदवारों के ऐलान के बीच ही अखिलेश की पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति को बड़ा झटका भी लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले राष्ट्रीय महासचिव से इस्तीफा दिया और अब समाजवादी पार्टी का साथ भी छोड़ दिया है। 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ताओं का समागम होगा और वहीं पर कार्यकर्ताओं के निर्णय के मुताबिक ही अगला फैसला भी सुनाया जाएगा। संगठन में ही भेदभाव है। एक राष्ट्रीय महासचिव ऐसा भी है जिसका हर बयान निजी हो जाता है और दूसरा राष्ट्रीय महासचिव एक ऐसा भी है जिसका हर बयान निजी हो जाता है।